सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बच्चों की मेहनत रंग ले आई है सर। सॉरी, बच्चों की मेहनत रंग ले आई है सर, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। मुबारक है सर जी। यूनिवर्सिटी की तरफ से किसकी तरफ से? ये जब भाई के फिर जाकर ये नहीं होगी। सॉरी, ठीक है, आवाज जा रही है। अहमद जिया, अहमद जिया, अब सर उसको भी आने की जरूरत नहीं। अमन यासीन, Present. अलिशबा, Present, sir. आमना जावेद, अनम इम्तियाज, Present, sir. अरिया इलियास, अरफा अबरार, अरफा अबरार, जी सिद्रा, आयशा इफ्तिखार, आयशा इफ्तिखार, आयशा ताहिर, अजल्फा फैसल, फराज याकूब, प्रेजेंट सर। वोसिया नारीन, Present. वोसिया नारीन, Ji, sir. Present. सिद्रा माइक यूज करें। हाफिज मोहम्मद इब्रार, हमजा अली शान, प्रेजेंट सर। हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, यस सर। जहांजेब, जहांजेब, जुनैद अहमद रब्बानी, जुनैद अहमद रब्बानी, कलसुम एजाज, Present, sir. खालिद हुसैन, यस सर। किंजा खालिद, Present, sir. लाइबा नसीर, Present, sir. मारिज रसूल, मारिज रसूल, माहम एजाज, मरियम फिजा, मरियम फिजा, मसनूना कासी, Present, sir. मोहम्मद इमरान, यस सर। मोहम्मद उमर,
मोहम्मद उमर, मोहम्मद बहजाद, Present, sir. मोहम्मद हसीब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, Yes, sir. मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर तुफैल, जी सर। मोहम्मद जुबैर, Yes, sir. मोहम्मद जुहैर, Present, sir. मुनीबा उस्मान, मुशर्रफ हुसैन, निदा नदीम, निदा नदीम, राफिया कंवल, साद अमजद, सादिया कयूम, सादिया कयूम, सफा दरीस, Present, sir. Sir, present. सादिया कयूम है, शहबाज अहमद, यस सर। शाहजेब जमान, लब्बैक। सिदरा नजीर, उमर हयात, उमर हयात, वकार अनवर, जुनैरा जावेद, Present, sir. जुनैरा आपने एक नाम खत्म नहीं करवाया। सर मैं क्या करूं, कोई करता ही नहीं। सारा फारूक, Present, sir. जरमीन अकमल। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? सर मीट लगा दें। सर किसकी? मीट लगा दें। आयशा इफ्तिखार। आयशा इफ्तिखार। आयशा इफ्तिखार। इसके अलावा कोई और है? सिदरा नजीर। Dalton's law of partial pressure. सर मेरी अटेंडेंस लगा दें।
मेरा नेट इश्यू था तो अभी कनेक्ट हुआ है। लास्ट में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जिस वक्त आपके पास डिफरेंट गैसेस हो किसी भी वेसल के अंदर, तो उस कंडीशन में उसका टोटल प्रेशर जो है सिस्टम का वो इक्वल होगा सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू ऑल गैसेस, कि जो भी गैसेस आप लोगों ने सिस्टम के अंदर यूज किए हैं उनकी वजह से जितना भी आप लोगों के पास प्रेशर हासिल होता है उसको हम टोटल प्रेशर कहते हैं, और वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, उनके सम को हम टोटल प्रेशर कहते हैं। सपोज अगर आप लोगों के पास एक नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, अब तीनों की वजह से आप लोगों के पास डिफरेंट प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। एक प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से है, एक प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से, और एक प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन गैस की वजह से। तो आप लोगों का टोटल प्रेशर जो है वो इन तीनों गैसेस की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसका सम होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा हाइड्रोजन गैस की वजह से होगा और कुछ जो है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से होगा और कुछ जो है वो ऑक्सीजन गैस की वजह से होगा। और ओवरऑल जो नेट प्रेशर है, जो टोटल सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। मैंने कहा जिसकी अटेंडेंस अभी तक नहीं हुई है वो बाद में लास्ट लेक्चर के लास्ट में होगी दोबारा से। आप लोगों को ये भी पता है कि जब भी गैस के मॉलिक्यूल सिस्टम की वॉल या वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं तो उस कंडीशन में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो प्रेशर जो है डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है या उसका मास क्या है, और वो कितनी मर्तबा कोलिजन शो करता है। कि एक ही अगर एक सेकंड में एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन शो करता है, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी के साथ सेम मास का दो कोलिजन शो करता है, तो दो कोलिजन शो करने वाले गैस की वजह से ज्यादा प्रेशर होगा और एक कोलिजन शो करने वाले की वजह से कम प्रेशर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास गैस जो है वो किस नेचर की है, इसके साथ गैस का मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, और इसके साथ कि वो कितनी कोलिजन शो करता है, कि वो नंबर ऑफ कोलिजन कम शो करता है या नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा शो करता है। जो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा शो करेगा उसका प्रेशर उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर जो है वो भी ज्यादा होगा, और जो नंबर ऑफ कोलिजन कम शो करेगा उसकी वजह से प्रेशर जो है वो भी कम होगा। जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उनकी वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा जनरेट होगा, और जिनकी वेलोसिटी कम होगी उनकी वजह से प्रेशर जो है वो कम जनरेट होगा। इसी तरह अगर सेम वेलोसिटी के साथ डिफरेंट मैसेज की स्पीशीज जो है वो कोलिजन शो करती हैं, तो जिसका मास या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो वो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो कम प्रेशर जनरेट करेगा, उस कंडीशन में जिस वक्त उनके वेलोसिटी जो है वो सेम हो। ठीक है, इसके बाद ये सपोज आप लोगों के पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है। अब आप लोगों के पास व्हाइट कलर में जो मॉलिक्यूल है उसका साइज कम है और जिसका सेकंड जो मॉलिक्यूल है उसका साइज जो है वो ज्यादा है। अगर आप लोग दोनों मॉलिक्यूल को सेम एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी या मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर आप लोगों के पास डिफरेंट स्पीशी हो और उनका मास डिफरेंट हो और आप लोग दोनों स्पीशी पर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो वाली स्पीशी जिसका मास कम होगा वो ज्यादा मूवमेंट शो करेगी और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम मूवमेंट शो करेगी। जिस तरह आपकी क्लास में से कुछ स्टूडेंट जो हैं जिस वक्त हम लेसन पढ़ाते हैं तो कुछ जो है वो बड़े यानी कि डीपली जो है उसको कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर आप लोगों के पास सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और ये वो वाले मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मास या मोलर मास कम होगा। ठीक है, जिस तरह एक ही लेक्चर जो है 2 स्टूडेंट को देते हैं तो कुछ स्टूडेंट आसानी से उसको पिक कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको दोबारा भी समझाते हैं तो फिर भी नहीं समझते। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। जिस वक्त हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिस तरह एक ट्रक है और एक बाइसाइकिल है, दोनों को आप लोग चलो उम्र ही उसको धक्का लगाता है, दोनों को, बाइसाइकिल को भी धक्का लगाता है और ट्रक को भी धक्का लगाता है। और बाइसाइकिल जो है उसको धक्का लगाता है वो आसानी से मूव कर जाती है, लेकिन जिस वक्त ये ट्रक को धक्का लगाता है वो मूव करता है। इसी तरह मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास या मास ज्यादा होगा उसको भी एक सेम ही फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो वाला मॉलिक्यूल जिसका मोलर मास कम है उसको भी वही फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट शो करेगा। दो चीजें हैं, एक जिस वक्त वो दोनों की सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, जिस वक्त दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स के साथ कोलिजन शो करेगा, ज्यादा फोर्स के साथ सिस्टम के जो बॉल है उसके साथ कोलिजन शो करेगा। इसका मतलब है वो ज्यादा प्रेशर या फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा। और जिस वक्त हम स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती है, जिसका मास कम होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम। हम जो है सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक 2 चीजें हैं कि एक जो है, एक आपने ये कह लो कि जिस तरह उन्होंने धक्का लगाया ट्रक को, अब ट्रक ने मूवमेंट शो ही नहीं की, अब जिस वक्त वो शो ही नहीं करेगा तो वो किसी से टकराएगा कहां से। अब दूसरी बाइक साइकिल जो है उसने मूवमेंट शो की है और उसके सामने कोई भी आएगा तो फिर उसने टक्कर करनी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, सेम टेम्परेचर। प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में उसमें डिफरेंट चीज आ रही है। ये देखें कि जिस वक्त आप सेम वेलोसिटी करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने दूसरे को ज्यादा फोर्स दी है, जिसको आप ज्यादा फोर्स देंगे तो जाहिर है वो ज्यादा ही फोर्स रिलीज करेगा, और एक चीज को आप कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जाहिर कम ही फोर्स अप्लाई करनी। ठीक है सर, सेम ही अगर फोर्स अप्लाई करें तो वो जब जो हैवी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। जितनी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा इसका मतलब है वो आहिस्ता से ही टकराएगा, और जो जितनी आहिस्ता टकराएगा इसका मतलब है वो कोई प्रेशर भी कम जनरेट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर वेलोसिटी दोनों की सेम हो तो फिर जो मास ज्यादा वो ज्यादा जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है जी उमर, धक्का लगाया, कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ है? क्या हुआ है? इसी तरह वो वाले स्पीशीज जिसका अगर 2 स्पीशीज को लेते हैं तो उस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तो उस कंडीशन में वो वाली स्पीशीज जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, वो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगी, क्योंकि उसको रोकना उतना ही मुश्किल होता है। अगर शक है तो ट्रक को रोककर भी देख सकते हैं और बाइसाइकिल को भी रोक कर देख सकते हैं, फिर वो पता चल जाएगा किसकी वजह से जो है वो प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है और किसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम जनरेट होता है। अगर दोनों की सेम वेलोसिटी है
तो उस कंडीशन में जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। और अगर सेम टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा फोर्स के साथ मूवमेंट शो करेगा और वो ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन शो करेगा। और जो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन शो करेगा इसका मतलब है वो उतना ही प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। और जितनी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसी रेशियो के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है इसका मतलब है वो उतनी स्पीड के साथ, यानी कि एक स्पीशी जो है 1 मिनट में 1 कोलिजन शो कर रही थी तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो हो सकता है 1 मिनट में 2 कोलिजन शो कर रही है, हो सकता है वो 3 कोलिजन शो कर रही है। और जितनी वो कोलिजन शो करेगी उतना ही प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगी, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगी उतना ही प्रेशर जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। सर इसके साथ वो मास का आपने लिंक किया कि काइनेटिक एनर्जी अगर वो मैंने उस वक्त किया था जिस वक्त आप लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी मिक्स ना करें, वो डिफरेंट चीजें हैं। अगर दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करनी है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है तो उसको रोकना मुश्किल है, उसको जिसका यानी मास ज्यादा होगा, ठीक है। और जिस वक्त हम टेम्परेचर एनर्जी देते हैं तो वो वाली स्पीशी आसानी से मूव कर सकती है जिसका मास कम हो, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करके दोनों को बैलेंस करना वो मुश्किल है कि सेम टेम्परेचर पर सेम एनर्जी पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, दोनों में डिफरेंट ही होगी, ठीक है। सर ये वाला मैं पूछ रही थी कॉन्सेप्ट के आपने कहा कि टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा आसानी से मूव करेगी, ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये आपके सामने स्लाइड ऊपर है सर जिसमें लिखा है कि प्रेशर जो है मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ज्यादा होगी। डिपेंड करता है कि आप लोग किस कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन लाजमी, अगर कंडीशन मेंशन नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आप क्लियरली बता ही नहीं सकते कि आप कौन किसकी ज्यादा है, किसकी वजह से कोलिजन ज्यादा हो रही है, किसकी वजह से जो है प्रेशर ज्यादा हो रहा है। आप लोगों ने साथ में कंडीशन लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। मेंशन करोगे तभी आप लोग क्लियरली बता सकते हो। अगर कंडीशन अप्लाई नहीं करते, कंडीशन के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आप बता ही नहीं सकते कि भाई किसकी ज्यादा है, किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हो रहा है, किसकी वजह से प्रेशर कम जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का आप लोगों को पता है कि फोर्स जो अप्लाई होगी जिसकी वजह से आप लोगों के पास जो सिस्टम कोलिजन शो कर रहा है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितनी फोर्स अप्लाई करता है, कितनी कोलिजन शो करता है। अगर कोलिजन ज्यादा शो करता है तो इसका मतलब है फोर्स भी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कोलिजन कम शो करता है, फोर्स ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी टोटल फोर्स जो है वो ज्यादा होती है। अब ये वो दोनों चीजें आ रही हैं जो मैंने की थी कि जिस वक्त आप लोगों के पास दोनों स्पीशी के सेम वेलोसिटी हो तो जिसका मास ज्यादा है इसका मतलब है उसकी वजह से फोर्स भी ज्यादा ही अप्लाई हो, जिसका मतलब है उसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन वो नंबर ऑफ कोलिजन कम शो करेगा, लेकिन फिर भी फोर्स ज्यादा है, उसी वजह से उसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। और अगर मास साथ में मैंने मेंशन किया है, मैंने कहा कि जब भी आप लोगों ने चीज बतानी है तो उस कंडीशन में उसकी कंडीशन लाजमी साथ में बतानी है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज में। दो स्पीशी हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। अब जिसका मास ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है या जिसका मास कम है उसको रोकना मुश्किल है? इसका मतलब है कि वो प्रेशर ज्यादा जनरेट कर रही है क्योंकि वेसल की वॉल ने उसको रोकना है, ठीक है। रोकना है तो इसका मतलब है कि जिस फोर्स के साथ उसने उस दीवार के साथ टकराना है वो उसने फोर्स अप्लाई करनी है, और वो फोर्स वो होगी जिस स्पीड के साथ वो मूव करेगा,
जिसका मैथ ज्यादा है इसका मतलब है कि उसने ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी है, जिसका मैथ कम है उसने कम फोर्स के साथ जो है अप्लाई करना है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर कोई लाइट है यानी कि जिसका मैथ कम है तो उसकी वेलोसिटी अगर जो लार्ज है उसके इक्वल है तो इसका मतलब है लार्ज की वजह से प्रेशर फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई हो रही है और उसी की वजह से प्रेशर जो है वो भी ज्यादा। और अगर आप कहते हो कि सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बेसिकली जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड भी कम होगी। अब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी इसका मतलब है वो कोलिजन ज्यादा शो करेगा, और जिसकी कोलिजन ज्यादा होगी इसका मतलब है उसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा ही जनरेट होगा। ठीक है, इसको हम कोलिजन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, यहां पर फोर्स को डिफाइन करते हैं क्योंकि एक कोलिजन में एक दफा फोर्स अप्लाई होगी, दो कोलिजन करेगा तो जाहिर है प्रेशर जो है वो ज्यादा ही जनरेट होगा। तीन दफा फोर्स सेम ही हर कोलिजन फोर्स सेम नहीं है, मॉलिक्यूल सेम होगा तो फोर्स भी सेम ही होगी। रिड्यूस वगैरह नहीं हो सकता। सॉरी, पहले में उसने एनर्जी अपनी रिलीज कर दी है ऑलमोस्ट जो है कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है, ये हम अज्यूम करते हैं। और इलास्टिक कोलिजन में आप लोगों को पता है कि उनके ना ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं ना ही गेन करते हैं, सेम ही कोलिजन शो के दूसरी साइड पर चले गए। सर इलास्टिक तो आइडियल केसेस में तो यहाँ पर भी हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं, अभी रियल वाली गैसेस पर जा ही नहीं है। डेली लाइफ में तो नहीं है इस तरह, सॉरी, जो डेली लाइफ में होता है उसमें तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो उसके लिए आगे फिर फर्दर इसमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये तो अभी उस पर हम बात कर रहे हैं जो आइडियल गैसेस हैं। अभी तक जितने भी हमने यानी कि रूल पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, ये उनके लिए हैं जो आइडियल गैस है। रियल गैस पर तो अभी हम गए ही नहीं। ठीक है, इसके बाद वो वाले मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा शो करेंगे तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त फोर्स इंक्रीज होगी, टोटल फोर्स इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में प्रेशर भी ज्यादा ही जनरेट होगा। इसी तरह आप लोगों को ये पता है फोर्स जो है वो इक्वल होती है मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये टू जो है वो स्क्वायर में है, यानी कि मास जो है आप लोगों को पता है मास क्या होता है, और मास को आप लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोगों ने एक नंबर ऑफ मोल्स की एक इक्वेशन पढ़ी थी। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? मैस और मोलर मैस। और अगर आप लोग इस इक्वेशन में मास की जगह पर मोल्स को अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मास के इक्वल आती है। अब ये इक्वेशन आप लोगों को शो कर रही है कि आप लोगों के पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके साथ वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। अगर मास इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में भी जो फोर्स है वो इंक्रीज होगी, और जिस वक्त फोर्स इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में भी फोर्स इंक्रीज होगी, और जिस वक्त फोर्स इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। इसी तरह अगर आप लोगों के पास मोलर मास इंक्रीज होता है, क्योंकि मास और मोलर मास भी डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर आप लोगों के पास मोलर मास इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में भी फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त फोर्स इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। सर अगर मोल्स भी इंक्रीज हो गया तो फोर्स जी, मोल इंक्रीज होंगे उस कंडीशन में भी प्रेशर जो है वो ज्यादा ही इंक्रीज होगा।
इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मास के साथ, डायरेक्टली रिलेशन है उसका वेलोसिटी के साथ, डायरेक्टली रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, डायरेक्टली रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास के साथ, और इनवर्सली रिलेशन है वॉल्यूम या एरिया के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया या वॉल्यूम के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आप लोग मास इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते हो तो कंडीशन में भी प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होती है, इसका मतलब है प्रेशर जो है वो इंक्रीज। ठीक है, फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि प्रेशर ज्यादा होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि जिस वक्त ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी मूवमेंट मोशन जो है वो इंक्रीज होगी, और जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उसका मतलब है कि वो कोलिजन ज्यादा शो करेंगे, और जितनी कोलिजन ज्यादा शो करेंगे फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी तो इसका मतलब है प्रेशर जो है वो भी ज्यादा ही जनरेट होगा। तो इस बेस पर आप लोग कह सकते हो कि प्रेशर का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, मास के साथ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन दी हुई है कि जिस वक्त आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है यहाँ पर आप लोगों के पास डेरिवेशन इसकी नहीं है, ये आप लोगों ने डेरिवेशन जो है आप लोग बीटी के हो चलो जी, इसका मतलब आप लोगों ने फिजिकल नहीं पढ़नी, फिजिकल में इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है जिसको आप लोग डिराइव करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो पेज नंबर 376 पर, पेज बुक का पेज नंबर 376। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ी, आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन का नाम सुना होगा। यस सर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सर मतलब अगर हमारे पास एक कंटेनर में जितनी भी गैस हैं, मतलब उसमें से हम हर एक गैस का एक अलग कंट्रीब्यूशन लेंगे कि इसमें से एक गैस के कितने मोल्स हैं या एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, फिर बी गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस तरह तमाम कंपोनेंट जो गैसेस के हैं ना उन सबका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके नंबर ऑफ मोल्स से आप लोगों ने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, तो आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हासिल होती है। और आप लोगों ने मैथमेटिकल पढ़ा है कि PV = nRT, और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है P = nRT/V। आप लोगों के पास वॉल्यूम सेम होता है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, R की वैल्यू कांस्टेंट है। आप लोगों के पास वेरिएशन कहां से आता है? पार्शियल प्रेशर का, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है आप लोगों को पता है कि मास और ओवर मोलर मास के पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, और इसके साथ मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और जिस वक्त आप लोग इंडिविजुअल गैस के लिए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास एक गैस जो है आप उसका नाम देते हो A1 या A1 देते हो, गैस एक गैस जो है वो उसका नाम आप लोगों ने दिया हुआ है 1, दूसरी गैस का नाम दिया हुआ है 2, तीसरी गैस का नाम दिया हुआ है 3, तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर भी आप लोगों के पास हासिल होगा। और पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन जिसके मुताबिक P = nRT/V जो आप लोगों ने अभी देखा है उसके मुताबिक आप लोगों के पास ये इक्वेशन आती है।
अब गैस 1 जो है उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप लोग P1 का नाम देते हो, और उसकी वजह से उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप लोगों ने N1 से इंडिकेट करना है। इसी तरह जो गैस 2 है उसके लिए आप लोग पार्शियल प्रेशर को P2 से शो करते हो और उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग N2 से शो करते हो। इसी तरह थर्ड गैस जो है उसके लिए आप लोग पार्शियल प्रेशर जो है उसको P3 से शो करते हो और उसके नंबर ऑफ मोल्स को N3। बाकी R, T और V जो है वो कांस्टेंट वैल्यू तीनों के लिए। इसका मतलब है कि चेंज हो सकता है पार्शियल प्रेशर और उसके नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप लोगों ने अभी डाल्टन्स के लॉ के मुताबिक पढ़ा है कि टोटल प्रेशर इक्वल होगा, अब आप लोगों के पास ये जो तीन गैसेज हैं इनके पार्शियल प्रेशर को सम करते हैं तो आप लोगों के पास ये टोटल प्रेशर के इक्वल आता है, यानी कि टोटल प्रेशर इक्वल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P1 की वैल्यू आप लोगों के पास जो हासिल हुई है वो है N1 RT ओवर V। P2 की वजह से जो वैल्यू आप लोगों के पास हासिल हुई है वो N2 RT ओवर V। इसी तरह N3 की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो इक्वल होगा N3 RT ओवर V। अब इन तीनों में से, तीनों वैल्यूज में से आप लोगों के पास RT ओवर V कॉमन आता है, तो जिस वक्त आप लोग इस वैल्यू को कॉमन निकालते हैं तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 और होल मल्टीप्लाई RT ओवर V। अब N1 प्लस N2 प्लस N3 जो है वो इक्वल है टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसकी जगह पर आप लोग पुट कर सकते हो कि आप लोगों के पास टोटल मोल फ्रैक्शन जो है यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 वो इक्वल होगी टोटल मोल फ्रैक्शन के, और उस कंडीशन में ये इक्वेशन आप लोगों के पास बनती है प्रेशर टोटल इज इक्वल टू X, मोल फ्रैक्शन को हम X से शो करते हैं, X टोटल इनटू RT ओवर V। अस्सलाम वालेकुम सर जी सर, ये अटेंडेंस लगा देना जहां जेब की। जाजेब क्लास के लास्ट में अटेंडेंस होगी, अगर आप उस वक्त हुए तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। सर समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप सर, आवाज नहीं आ रही। मुझे पता चल रहा है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। सर इक्वेशन इस पर दोबारा बताते हैं, x टोटल ओवर nr प्रेशर इज इक्वल टू X टोटल इनटू P टोटल। आप लोगों के पास पेज नंबर 376 इस पे ये टोटल कैलकुलेशन दी हुई है और इसके साथ एग्जांपल भी दी हुई है कि नाइट्रोजन की वजह से पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल प्रेशर, आर्गन की वजह से पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये सारी गैसेज आप लोगों में एनवायरनमेंट में शामिल हैं और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इन टोटल गैसेज के प्रेशर के सम के इक्वल होता है, जिसको आप लोग 1 कहते हैं। जी ये पूछना था कि सारे जो टोटल होगा प्रेशर का वो 1 के इक्वल होगा। जी 1 के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें वो कहता है कुछ मॉलिक्यूल आप लोगों के पास बल्क अमाउंट में होते हैं, कुछ जो है ऐसे भी होते हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके साथ वो कहता है कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम से अगर कंपेयर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है। अगर जैसा ये आप लोगों के पास स्पेस है, सपोज आप लोगों ने जो स्पेस ऑक्युपाई की हुई है उसको अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के टोटल एरिया से कंपेयर करते हैं तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल में वॉल्यूम है वो
उस वैल्यू से बहुत ही कम होता है जो एक्चुअल में उनका वॉल्यूम होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जिस वक्त जितना भी आप लोग गैस मॉलिक्यूल को वॉल्यूम देते हैं वो टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उनका दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर उनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद जितना भी यानी कि उस पर फोर्स लगाते जाएं, तो उस कंडीशन में जो उनका टोटल एक्चुअल में वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है उससे हम कंपेयर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। मैंने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्योंकि ये तो आप लोगों ने बताया गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, अपनी मर्जी से कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं मूव कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से ही मूव करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट अपनी मर्जी से मूव करते हैं, कभी क्लास अटेंड की और जिस तरह अभी चांसेस आया है आए और क्लास अटेंडेंस लगवाए और चले गए, अब उनकी मर्जी है ना। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो भी अपनी मर्जी से ही मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। इनमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो मोनोएटॉमिक होते हैं, कुछ बायोएटॉमिक होते हैं, कुछ ज्यादा यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब मोनोएटॉमिक में वो वाले मॉलिक्यूल आते हैं जो सिर्फ एक ही एटम पर कंसिस्ट करते हैं, जिस तरह नोबल गैसेस। तो बायोएटॉमिक में वो वाले मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें 2 एटम शामिल होते हैं, बाई या हाँ बाई होते हैं, डाई भी कह सकते हो, बाई भी कह सकते हो, दोनों का मतलब बाई का मतलब भी 2 है, डाई का मतलब भी 2 है। ठीक है, और ट्राई में वो वाले मॉलिक्यूल आते हैं जो 3 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट वही वॉल्यूम वाला है कि इनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है अगर दूसरे वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं एक्चुअल वॉल्यूम को, तो उस कंडीशन में इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो कहता है कि आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना होने के बराबर होती है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह आपकी क्लास में इस तरह के स्टूडेंट भी होते हैं जो किसी के साथ भी सलाम दुआ नहीं रखते हैं, अपनी मर्जी से बस क्लास लेने के बाद चले जाते हैं, तो वो भी कहते हैं गैस मॉलिक्यूल ऐसे ही हैं कि किसी के साथ कोई यानी कि रिलेशन या कोई यानी कि फ्रेंडशिप वाला सिस्टम नहीं है, तो वो अलग ही अपनी मर्जी में यानी कि जिंदगी गुजारते हैं। इस वजह से उनके दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि जब भी इनके दरमियान ये वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं तो उस कंडीशन में वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक होती है, यानी कि उस दौरान ना ही एनर्जी रिलीज होती है ना ही वो एनर्जी को गेन करते हैं। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी होती है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि जिस वक्त मॉलिक्यूल यानी कि टेम्परेचर आप लोग प्रोवाइड करते हो तो वो टेम्परेचर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसका जो रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और बुक में भी आप लोगों सिलेबस में भी वो सिर्फ रिजल्ट ही है। उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है 3RT/2n विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है आप लोगों को पता है वो हाफ mv² के इक्वल भी होती है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं कि 3RT/2n इज इक्वल टू हाफ mu², यहाँ पर u जो है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, m जो है वो मास को इंडिकेट कर रहा है, na एवोगैड्रोस नंबर को शो कर जी। सर जी ये आप बोर्ड पर ड्राइव करें या फिर ये बुक से रीड करें? सर हमें वो नजर नहीं आ रहा। सर वो स्लाइड शेयर कर दें सर, ये वाली काइनेटिक मॉलिक्यूल। मैंने कहा था कि आप लोगों कुछ नजर नहीं आ रहा सर। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने बुक परचेज करनी है, बुक परचेज की है? यस सर, बुक है सर। बुक में पेज है 378,
वो ओपन किया हुआ है? यस सर। सर अभी किया है। चलो जल्दी से ओपन कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो ओपन कर ले। इसमें कहता है कि आप लोगों के पास इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के डिराइव करने के बाद, डिराइव क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जस्ट वैल्यू जो है वो आप लोगों का है कि आप लोगों के पास आंसर क्या आता है इसका। उसके मुताबिक वो कहता है कि आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है 3RT/2NA के, और आप लोगों को ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है 12mU² के। अगर आप लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास है mU² इक्वल होता है 3RT/NA 2NA। आप लोग इसको रीअरेंज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास V² जो है वो इक्वल होता है 3RT/MNA। दोनों साइड पर आप लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है √3RT/MNA। और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग एवोगैड्रोस या नंबर ऑफ मोल से मास को मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर मास हासिल होता है। तो आप लोग MNA की जगह पर कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी √3RT/M। और ये इक्वेशन आप लोगों को शो करती है कि आप लोगों के पास जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों के स्पीशी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है इसका मतलब है वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू भी कांस्टेंट है और R की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, और इसी बेस पर आप लोग ये कह सकते हो किसी की भी वेलोसिटी यानी कि डिफ्यूज करना, डिफ्यूज और इफ्यूज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, डिफ्यूज होता है कि आप लोगों ने होमोजीनियसली गैसेस को मिक्सअप कर दिया, और इफ्यूज होता है कि आप लोगों ने गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए 1 बाय 1 मॉलिक्यूल को यूज किया। जिस तरह ये आप लोगों के पास पिक्चर जो है वो नजर आ रही है, एक साइड पर आप लोगों ने गैस को फिल किया हुआ, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास गैस मौजूद नहीं है। अगर आप लोग इस साइड से गैस मॉलिक्यूल को 1 बाय 1 इस साइड पर मूव करवाते हो तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन। और अगर आप लोग इस बाउंड्री को दरमियान से रैपिडली रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में सारे मॉलिक्यूल इधर भी मूव करना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन में इनकी जो मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के दौरान मॉलिक्यूल 1 बाय 1 मूव करते हैं, और डिफ्यूजन के दौरान मॉलिक्यूल सारे ही मॉलिक्यूल एक ही टाइम में मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद ग्राहम लॉ है, वो कहता है कि आप लोगों के पास रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली रिलेटेड होता है। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट इक्वेशन देखी है जिसके मुताबिक आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई थी U is equal to √3RT/M, जिसमें आप लोगों के पास R जो है वो भी कांस्टेंट था और टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है। जो आप लोगों को शो कर रही है कि आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली रिलेटेड है। उसी बेस पर ग्राहम ने एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, उसके मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन or diffusion of any gases is inversely related to square root of that gas। जो आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास का आप लोग अगर स्क्वायर रूट लेते हो और उस वैल्यू को 1 को उस वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास उस गैस का
रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये ग्राहम कहता है। इसके बाद कहता है कि जब भी हम किसी भी गैस स्पीशी का किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका आप लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम कंपेयरिंग करके एक मॉलिक्यूल गैस के मूवमेंट को दूसरे के मूवमेंट से कंपेयर करके फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हो उसके लिए आप लोग हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस यूज करते हो, बाकी एटम्स को उसके रेफरेंस के लिहाज से उसके लिहाज से बाकियों का मैस बताते हो कि इसके लिहाज से इसका मैस इतना है। जिस तरह कार्बन का हाइड्रोजन के लिहाज से 12 मैस है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के लिहाज से 16 मैस है। एक्चुअल में अगर देखते हैं तो उसका हमें पता नहीं होता। इसी तरह ग्राहम कहता है कि आप लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन भी एक गैस का दूसरे गैस से कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट करते हो और उसके लिए आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, और जिसका आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसका मॉलिक्यूलर मास दूसरी साइड पर अपर लेवल पे होगा, और जहां पर आप लोगों के पास जिसका रेट अपर लेवल पे होगा दूसरी साइड पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में या लोअर लेवल पे होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना। अगर इधर यानी कि ये नीचे है तो दूसरी साइड पर ये ऊपर होगा, इधर ये ऊपर है तो इस साइड पर जो है नीचे होगा, उसी वक्त आप लोगों के पास इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। अदरवाइज अगर ये भी ऊपर है और इधर ये भी ऊपर है तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। आप लोगों ने रिलेटिव निकालना होता है। रिलेटिव में आप लोग रेशियो निकालते हो, एक के लिहाज से दूसरे की वैल्यू निकालते हो। जिस तरह आप लोग ग्रेडिंग होती है, आप लोगों ने एक के हाईएस्ट नंबर होते हैं उसके रेफरेंस से फिर दूसरे का नंबर निकाल लेते हैं। इसी तरह एक गैस का आपको पता होगा उसके लिहाज से दूसरी गैस का उसके लिहाज से आप लोग वैल्यू निकालते हो और उसके लिए हम रेशियो यूज करते हैं। अगर जिस तरह आपके पास सपोज हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट के 95 आते हैं और एक के जो है वो कम आते हैं, तो रिलेटिव जो ग्रेडिंग निकालनी है उसके लिए आप लोगों के जो मार्क्स हैं जिससे कम आए हैं उसको डिवाइड करते हैं हाईएस्ट मार्क्स और उसके बाद परसेंटेज से, या अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कंडीशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या अगर किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप लोग उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसमें भी आप लोग पहले डिवाइड करते हैं यानी कि रेशियो निकालते हो। हाँ, रेशियो के जरिए ही आप लोगों को इंडिकेशन होती है कि इसकी कम वैल्यू है या ज्यादा। और सर इसका मतलब ये है कि जो गैस की स्पीड और जो उसका मास अगर उसका प्रोडक्ट दिया जाए तो वो कांस्टेंट होता है हर किसी का। नहीं, मास और ये तो इंडिकेशन मास तो हर गैस का डिफरेंट ही होगा। नहीं सर, अगर उसकी स्पीड और मोलर मास को प्रोडक्ट दिया जाए मास और नहीं, हर एक का डिफरेंट ही होता है, सेम नहीं होता। हर एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट होगी। सर मतलब कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर किसी का मास मतलब ज्यादा है तो वो उतना उसकी स्पीड कम होगी, और अगर किसी का मास जो है वो कम है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर हम और अगर हम वो प्रोडक्ट करें तो फिर कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से हमने वो चार्ज का हमें वाइज का हमें पढ़ा है कि दोनों कांस्टेंट के डिपेंड करता है कि उसमें डिफरेंस कितना है, क्योंकि सेम अगर सेम टेंपरेचर पे प्रोवाइड करते हो तो बहुत ज्यादा इस तरह भी होता है ना, वैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो, एक मूव करता है एक मूव ही नहीं करता, तो वो बैलेंस किस तरह करेंगे? ठीक है, उसके लिए कंडीशन पर ये डिपेंड करता है कि आप कोई कंडीशन किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी यानी कि इतना मोटिवेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो फिर इस तरह यानी कि अप्लाई कर सकते हो। अगर एक पर अप्लाई नहीं हो रहा और दूसरे पर अप्लाई हो रहा तो फिर वो सुटेबल नहीं होता है। सर इस इक्वेशन में कोई इक्वेशन नहीं ट्राई करो। सॉरी, जो ये इक्वेशन है इसको हम सिर्फ सिंपली रेशियो में देखिए, रेशियो इसमें कोई रिलेशन तो नहीं करना कि रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स। नहीं, डायरेक्ट बस मॉलिक्यूलर वेट से जो हम बैलेंस आप लोगों ने पहले पढ़ी है जिसके मुताबिक वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली रिलेशन 1/√m के आ गया है, उसको ही आगे दो गैस के लिए अप्लाई करते हो, रेशियो निकालोगे तो वो इनके रिलेशनशिप ही आता है। और इसके मुताबिक अगर आप अपने पास
तीन चीजें गिवन हो तो आप लोग चौथी चीज जो है वो निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये रेशियो गिवन हो और दूसरी गैस का मोलर मास गिवन हो तो थर्ड गैस का मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें आप लोगों के पास रेशियो की वैल्यू गिवन है, यानी कि R1 ओवर R2 की वैल्यू गिवन है, और दूसरा नाइट्रोजन गैस की मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब अननोन गैस जो है उसका मोलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप लोगों के पास इसके रेशियो की वैल्यू जो है वो 0.462 है, और आप लोगों को ये भी बताया कि सेम रेशियो यानी कि दोनों साइड पर आप लोगों के पास सेम वैल्यू हो तो उस कंडीशन में उसका कोई यूनिट नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 28.01 ग्राम पर मोल है, और रेट का इक्वेशन जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, रेट ऑफ फॉर गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर गैस बी इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस ए। अब आप लोगों के पास इस साइड पर जो है इसका टोटल रेशियो जो निकला है वो 0.462 है। आप लोगों ने इस की जगह पर 0.462 वैल्यू पुट करनी। अब बी आप लोगों ने जो है बी आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस है, ए जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना। अब बी जो नाइट्रोजन जो गैस है वो बी की जगह पर आ रही है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास आप लोगों के पास 28। इसका मतलब है आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है 0.462 इज इक्वल टू अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय अननोन सैंपल, ठीक है। अब इस साइड पर आप लोगों ने स्क्वायर रूट को पहले खत्म करना है, इसका मतलब है दोनों साइड पर आप लोगों ने स्क्वायर लेना है। इस साइड पर भी आप लोग स्क्वायर लोगे और दूसरी साइड पर भी आप लोग स्क्वायर लोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन बनती है 0.462 स्क्वायर इज इक्वल टू मोलर 28 डिवाइडेड बाय अननोन सैंपल। और अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास हासिल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सैंपल इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 0.462 स्क्वायर, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आप लोगों के पास गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा। सर एक क्वेश्चन है कि इसमें हमें जो रेट है वो तो हमें सिर्फ एक ही गैस का पता है ना, तो सेकंड गैस का तो हमें रेट भी नहीं पता और मोलर मास भी नहीं पता, तो फिर हम मतलब हमारे पास दो चीजें हैं और दो चीजें अननोन है, तो ये कैसे करेंगे सर हम? फिर आप लोग इसको यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें आप लोगों के पास रेट ऑफ यानी कि रिलेटिव वैल्यू ही हासिल होती है डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों ने इसका इस तरह का सिस्टम होता है कि दो आप जिस तरह आप लोगों के पास किससे कह सकते हैं, जिस तरह या आपके पास कोई यानी कि बीकर हो दोनों साइड से वो ओपन हो और आप लोग दोनों साइड से गैस की मूवमेंट शो करवाते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक साइड से एक गैस का फ्लो होता है, दूसरी साइड से दूसरी गैस का फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक पॉइंट पर ये दोनों गैस मिलती हैं और उसकी बेस पर आप लोगों के पास एक वैल्यू हासिल होती है कि इसके लिहाज से दूसरी गैस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जिस तरह आप लोग कहते हैं 3:2 या 3:5, इस रेशियो से इन्होंने यानी कि डिस्टेंस या वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी जो है वो इतनी रेशियो से है, तो आप लोगों के पास ये टोटल वैल्यू ही हासिल होती है उधर से। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आप लोगों के पास दो चीजें किसी भी एक इक्वेशन में अननोन, ठीक है। तो सर इसमें जब बी का रेट है 0.462 तो ए का क्या रेट होगा इसमें? ए का क्या रेट होगा? यस सर। आप लोग इसमें वैल्यू पुट कर दें कि बी की इतनी वैल्यू आई है जो भी आप लोगों के पास हासिल होती है, तो इसका मतलब है ए की दूसरी उसके अपोजिट हो जाएगी। सपोज आप लोगों के पास ये वैल्यू जो हासिल होती है, वैल्यू हासिल होती है 3, ये तो मोलर मास हो गई ना, मोलर मास की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें इसकी, और यहाँ पर आप लोगों के पास 28 हासिल होगा। ये वैल्यू आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में आएगी जिसको 131 ऐड करोगे, यहाँ पर आप लोगों के पास दोनों को वैल्यू को पुट करो, आप लोगों के पास एक वैल्यू हासिल होगी।
उसको फिर आप लोगों ने इस वैल्यू से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद फिर आप लोगों ने देख लेना है कि इसकी वैल्यू 1 आती है, ग्रेटर आती है या लेस आती है। ओके तो सर। उसकी बेस पर आप लोगों को बताना है कि एक की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे की वेलोसिटी कम है या ज्यादा। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद आइडियल बिहेवियर एंड नॉन आइडियल बिहेवियर, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने ये तो पढ़ा है कि आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल जो हैं ये सिर्फ छोटा सा ही, क्योंकि नेक्स्ट में कोई भी है ना। क्या पता यूनिवर्सिटी बंद ना हो, बुलाएं। सर होगी तो भी बता देना, अगर हो जाती है तभी बता देना। ऑनलाइन होगा सर होना तो है, चाहे ऑनलाइन हो तो सिलेबस आप बता दें। सिलेबस यही जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा है। सर अभी वो आता है कि पहले पढ़ के ऊपर दो लेक्चर रहने हैं। आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर जो है वो शामिल। सर इतना पूरे चैप्टर दो लेक्चर हैं, दो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा। सर दो लेक्चर ही कर रहे थे क्योंकि सिलेबस स्टार्ट वाला भी हमारे बीच में आ जाता है। दो लेक्चर में आप लोगों का जो सिलेबस शामिल हो रहा है, सर एलएमएस में जो असाइनमेंट में क्वेश्चन होता है उसमें अनाउंस कर दिया करेंगे ये वाले टॉपिक से ये वाले टॉपिक तक। आप लोगों के लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये स्टिक्योमेट्री पढ़ा था। यस सर। स्टिक्योमेट्री से लेकर और अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है ग्राम चलाकर, आप लोगों के पास जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते। आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने यूज किए हैं लेकिन वो एक्चुअल में इस तरह का बिहेवियर शो नहीं होता। अब उनमें कौन कौन से वो पॉइंट हैं? एक तो है कि आप लोगों के पास, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होती है, काम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये खास लिमिट तक, अगर उससे ज्यादा लिमिट आप लोग एक्सीड करते हैं तो इस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होती है। इसका मतलब है कि वो वाला पॉइंट जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की जरूरत है। और दूसरा आप लोगों ने पॉइंट ये पढ़ा था कि आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं है उस वक्त जिस वक्त आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करते हो, क्योंकि जिस वक्त आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम गैसेस का डिक्रीज होता है और कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक डिक्रीज होता है। अगर उससे ज्यादा आप लोग प्रेशर जनरेट करोगे तो फिर भी वो जो है मजीद वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी है। इसका मतलब है कि एक खास लिमिट तक इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे मजीद जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट करोगे तो उस कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी होगा। और इसके साथ जिस वक्त उनको डिक्रीज करोगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होंगे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना होने के बराबर है, वो भी उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब है हमें चेंज करना होगा। अब इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो भी आप लोगों ने फिजिकल 2 में मजीद पढ़नी। अब बेसिक पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास वो वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर गैस मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर शो करते हैं और किस पॉइंट पर वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप लोग टेम्परेचर ज्यादा रखते हो तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल जो है वो आइडियल बिहेवियर ज्यादा शो करेंगे। अब उसके रीजन कि वो उस वक्त क्यों शो करते हैं, क्यों शो करते हैं वैसे? जी मैं आपसे इसकी रीजन मैंने बताई है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
सर क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत ही करीब आ जाते हैं, फिर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाती है, और साथ ही साथ जो उनका वॉल्यूम है वो भी एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैटर करता है। दरमियान में इंटरैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। रीजन ये होता है कि जिस वक्त आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। उस कंडीशन में वो आइडियल बिहेवियर की तरफ मूव करती है। और अगर आप टेम्परेचर लो रखते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, और जितने वो करीब होंगे तो उनका मतलब उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी मौजूद होगी। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना रिड्यूस करोगे उतना ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होगी। जितना वॉल्यूम इंक्रीज करोगे उतना ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो खत्म होगी। ये दो पॉइंट हैं जो आप लोगों को नॉन आइडियल होगी, क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती है, बस उसको नॉन आइडियल से आइडियल की तरफ मूव किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में नॉन आइडियल होती है, आइडियल होती नहीं है कोई भी। और वो वाले मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं उसके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी और वही जो है नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा शो करेंगे, और जो नॉन पोलर होते हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम से कम होती हैं वो आइडियल बिहेवियर की तरफ ज्यादा बिहेवियर शो करेंगे। ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। अब वो वाले स्टूडेंट जो लेट कमर हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई, अहमद जिया है? यस सर, जहां देव। अहमद जिया है? अरफा अबरार? अरफा अबरार? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। आयशा ताहिर? आयशा ताहिर? जादेद? प्रेजेंट सर। जुनैद अहमद? लाइबा नासिर? मारिज रसूल? मारिज? मरियम फिजा? मरियम फिजा? मोहम्मद उमर? प्रेजेंट। मोहम्मद उमर 94? प्रेजेंट सर। बताना सर को, तो सर मैं इधर क्लास ले रहा हूँ। निदा नदीम? सादिया कयूम? उमर हयात? प्रेजेंट सर। किसकी लीव है? कहाँ है? किसको? मुझे लीव बताया था, दिखाई नहीं थी, और मैंने कहा था कि मुझे जमा करवा देना, उसने कहा था ठीक है मैं जमा करवा दूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।